हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। खबर इंडिया में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के पास बनाए गए सर्किट हाउस का करेंगे उद्घाटन। 30 करोड़ की लागत से हुआ तैयार सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस सर्किट हाउस। 22 जनवरी को मथुरा से चुनावी शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 23 जनवरी को जाएंगे मेरठ। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों पर लागू ऑड इवन सिस्टम हटेगा। प्रस्ताव को सीएम केजरीवाल की मंजूरी। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, नए केस 3.5 लाख के करीब। 703 लोगों की कोरोना से हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निकट नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री 21 जनवरी को सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस नए सर्किट हाउस का निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये सोमनाथ मंदिर के निकट स्थित है। इस सर्किट हाउस में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें वीआईपी और डिलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल है। पीएमओ ने कहा कि कमरों की बनावट ऐसी है कि वहीं से लोग समुद्र का नजारा भी देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 22 जनवरी को कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 23 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर प्रचार अभियान भी कर सकते हैं। आपको बता दें, 22 जनवरी को मथुरा दिन के दूसरे प्रहर और 23 जनवरी को मेरठ दिन के पहले प्रहर में चुनाव अभियान के लिए रवाना होंगे। मेरठ से लौटकर शाम को दिल्ली आएंगे और उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी छोटी बैठकें करेंगे। ये बैठकें जिला संगठन और विधानसभा के प्रचार अभियान संभालने वाले पदाधिकारियों के साथ होगी। संगठन की बैठकें करने के अलावा तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके प्रचार करने की योजना बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह योजना के मुताबिक ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में गृह मंत्री अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और हर जिले की हर विधानसभा सीट पर वे अपनी नजर रखेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता अब यूपी का रुख करने लगे हैं। एक तरफ जहां 23 जनवरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा और बरेली क्षेत्र का दौरा करेंगे और साथ ही संगठनात्मक बैठकें करेंगे। बता दें, नड्डा उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जहां वो कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक नड्डा आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और फिरोजाबाद क्षेत्र की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही नड्डा बरेली में डोर टू डोर बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। इस बीच वो जनता के मन की बात भी जानेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। आगरा में पहले चरण में, जबकि बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने इन सीटों पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति को गणतंत्र दिवस से पहले यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, अब ये ज्योति इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित होगी। इसकी लौ को वार मेमोरियल की ज्योति में ही समाहित कर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी के एक अफसर के मुताबिक अमर जवान ज्योति की मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में ही समाहित करने के लिए शुक्रवार को एक समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे।
पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उनके सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। कुछ ही दिनों पहले वे कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे। इमरान के साथ ही सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में आ गए थे। कांग्रेस में रहते हुए भी इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात करते रहे थे। उनका दावा था कि बीजेपी से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। समाजवादी पार्टी इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इमरान मसूद इस बार सहारनपुर के बेहट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ना तो उनको टिकट दिया और ना ही उनके विधायक साथी मसूद अख्तर को। इसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। फिर इस तरह की खबरें भी आने लगी कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन 4-5 दिनों तक अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद वे लखनऊ पहुंचे, जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी मुलाकात हुई। इमरान ने उनके सामने अपने मन की बात रखी। अखिलेश ने भी उन्हें पूरा मान सम्मान देने का भरोसा दे दिया। बैठक खत्म होने के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी ने इमरान के करीबी नेता अंजुम रागिब को सहारनपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया। ये तय हुआ कि इमरान पूरी लगन से समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए काम करेंगे। आधार कार्ड जारी रखने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि जो लोग प्लास्टिक या पीवीसी की शीट पर खुले बाजार में आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं, असल में ये कार्ड मान्य नहीं है। और अगर आप ऐसा कार्ड कहीं पहचान के लिए दिखाते हैं तो आपको बिना आधार कार्ड माना जाएगा। UIDAI का कहना है कि बाजार में छपवाए गए प्लास्टिक या पीवीसी आधार कार्ड में कई सारे सुरक्षा फीचर्स नहीं होते हैं, इसलिए वो खुद ऐसे कार्ड के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने पर जोर देती है। इसके बदले में वो घर बैठे प्राधिकरण से छपे पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर देने का विकल्प देती है। अगर आप प्लास्टिक या पीवीसी का आधार कार्ड चाहते हैं तो आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये कार्ड आपको घर बैठे स्पीड पोस्ट से मिल जाएगा और उसके लिए आपको बस 50 रुपये का भुगतान करना है। इस कार्ड में आपके आधार डिटेल के साथ एक QR कोड होता है, साथ ही कई सिक्योरिटी फीचर और डेमोग्राफिक डिटेल भी होती है। कोरोना के केसों में फिर एक बार बड़ा उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,87,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस भी 20 लाख के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,37,254 नए मामले सामने आए हैं और 2,51,777 रिकवरी हुई है और 703 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो कि चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। आपको बता दें कि देश में आज कल से 29,722 ज्यादा मामले हैं। कल कोरोना वायरस के 3,17,532 मामले आए थे। फिलहाल डेली पॉजिटिविटी रेट 17.94% और साप्ताहिक संक्रमण दर 16.56% है। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 703 पहुंचना अपने आप में डराने वाला नंबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कई महीनों बाद हुआ है। आखिरी बार सबसे ज्यादा मौतें 28 अक्टूबर 2021 को हुई थी, तब 807 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद कुछ दिन मौत का नंबर 600 के पार गया था, लेकिन 700 पार ये तब से अब पहली बार गया है। केरल में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बीते 24 घंटे के दौरान ऑक्सीजन बेड की मांग में 20% और आईसीयू बेड की मांग में 50% की वृद्धि हो गई है। राज्य में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत करते हुए आम लोगों को महामारी के सुपर स्प्रेड के खिलाफ आगाह किया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों प्रकार के वेरिएंट राज्य में सक्रिय है। इन दोनों के कारण कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पहली और दूसरी लहरों के विपरीत तीसरी लहर में बीमारी बहुत तेजी से शुरुआती दौर में ही फैल रही है। वहीं लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वरिष्ठ नागरिक और कॉमोर्बिडिटी वाले लोग इस बार सबसे कमजोर हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीते 24 घंटे में 5,708 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। गुरुवार को आए कोरोना के मामले बुधवार के मुकाबले कम है। गुरुवार को रिपोर्ट किए गए मामलों में से 4,795 मरीज हैं
वहीं 550 मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बीते 24 घंटे में भर्ती कराए गए मरीजों में 79 को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। मुंबई में कोरोना की चपेट में आने से अब तक 16,500 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में रिकवरी रेट फिलहाल 86% हो गया है। वहीं 13 जनवरी से 19 जनवरी के दौरान ग्रोथ रेट 0.81% है। इसके साथ ही केस डबलिंग रेट बढ़कर 83 दिन हो गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक इस समयावधि में 15,440 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, जिसके बाद अब तक ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 9,82,425 हो गई है। मुंबई में फिलहाल 22,103 एक्टिव केस है। वहीं बीएमसी ने बताया कि मुंबई में फिलहाल 44 बिल्डिंग सील है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के नए मामलों में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को कमी दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,306 केस सामने आए हैं। 43 मरीजों की मौत हुई है, जो पिछले साल 10 जून के बाद से सर्वाधिक संख्या है। 24 घंटे में 18,815 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय शहर में संक्रमण दर 21%, 48% है। 63,730 एक्टिव मरीज है। दिल्ली में अब तक 17,60,272 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 16,86,039 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। 25,503 मरीजों की मौत भी हो गई है। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिसंबर के मध्य में कोरोना के नए मामलों में नए सिरे से बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। कई हफ्तों तक 50 के करीब मामले आने के बाद 16 दिसंबर को 85 नए मामले सामने आए। इसके बाद 19 दिसंबर को 100 से अधिक केस की पुष्टि हुई। मामले बढ़ते गए और 5 जनवरी को 10,000 से अधिक केस सामने आए। हालांकि इसके बाद मामले घटने लगे। इसके बाद आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की तीसरी लहर का चरम संभवतः गुजर चुका है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि दिल्ली अभी खतरे से बाहर नहीं आई है। आगे की रूपरेखा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यही है कि दिल्ली के अंदर जो ये 5वीं लहर है, देश के अंदर तीसरी लहर है, दिल्ली के अंदर ऐसा लगता है कि अब इसका पीक तो आ ही चुका है, डाउन होना स्टार्ट हुआ है। जितनी तेज़ी से बढ़ा था, हम आशा करते हैं उतनी ही तेज़ी से ही नीचे गिरे, और उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा तो सबसे पहला तो ये है कि 2-3 दिन वेट कीजिएगा, देखते हैं कितनी तेज़ी से गिरता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगातार मास्क लगाने के कारण बॉडी पर साइड इफेक्ट पर चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में खास तौर पर बच्चों के मास्क प्रोटोकॉल को स्पष्ट किया है। साथ ही उनकी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने पर किए जाने वाले इलाज का प्रोटोकॉल भी बता दिया है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि 5 साल से छोटे बच्चे को मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को हर हाल में वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि 18 साल से कम उम्र वाले किसी भी बच्चे या किशोर का इलाज करने के दौरान उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोहरे और ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। बढ़ती ठंड के साथ बारिश की संभावना उत्तर भारत पर गहरा असर डाल सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी जारी कर दी है। ये विक्षोभ पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से ही 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बीते दिन भी थोड़ी बारिश पंजाब के पठानकोट, हरियाणा, दिल्ली आदि में हुई है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के चलते शुक्रवार सुबह घना कोहरा दिल्ली के बाहरी इलाकों में देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। उनके अनुसार 2 दिनों तक राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि शुक्रवार को इन्हीं क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे कमाने का एक और तरीका दे रहा है। मेटा के फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने सब्सक्रिप्शन फीचर जारी किया है। इस फीचर को पिछले साल नवंबर में स्पॉट किया गया था। हालांकि इंस्टाग्राम ने इसे सिर्फ कुछ अमेरिकी क्रिएटर्स के लिए लाइव किया है। इस फीचर की मदद से क्रिएटर्स अपने पेड फॉलोअर्स को एक्सक्लूसिव इंस्टाग्राम लाइव वीडियो और स्टोरीज का एक्सेस दे सकेंगे। इतना ही नहीं, सब्सक्राइबर्स को भी एक स्पेशल बैज मिलेगा जो उन्हें क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन और इनबॉक्स में दूसरे यूजर से अलग करेगा। इंस्टाग्राम ने इस फीचर को 10 अमेरिकी क्रिएटर्स के साथ लाइव किया है। ऐप इसे अल्फा टेस्ट मान रहा है, यानी क्रिएटर्स इस फीचर को इस्तेमाल कर अपना फीडबैक दे सकेंगे।
श्रीलंका में इस वक्त आर्थिक तंगी छाई हुई है। श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगने को लेकर देश के ऊर्जा मंत्री उदय गमनीपल्लिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। श्रीलंकाई तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ने पीएम मोदी को संबोधित अपने पत्र में लिखा था कि वो श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करने के लिए उनकी सरकार से गुजारिश करे। श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन तमिलों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय गमनीपिला ने साप्ताहिक कैबिनेट प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने मदद की गुहार लगाने वाली पार्टियों में शामिल टीएनए का नाम लेते हुए कहा कि 13वें संविधान संशोधन को लेकर उनकी जो भी चिंताएं हैं वो श्रीलंका के निर्वाचित राष्ट्रपति के सामने उठाई जानी थी। उन्होंने कहा, अगर हमारे तमिल दलों को 13वें संशोधन के बारे में कोई चिंता या आशंका है तो उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के बजाय हमारे राष्ट्रपति को अपनी चिंताओं से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि हम एक संप्रभु देश हैं और भारत का हिस्सा नहीं है। अगर हमारे तमिल भाइयों के पास 13वें संशोधन के कार्यान्वयन के संवेदन में कोई मुद्दा था तो उन्हें बाहरी लोगों के बजाय हमारी चुनी हुई सरकार से बात करनी चाहिए थी। दुनिया में कोरोना वायरस पेंडेमिक अब तीसरे साल में पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इसके नए वेरिएंट्स लंबे समय तक इस महामारी का कहर बरपाते रहेंगे। ऐसे में इसके साथ ही जीने का लाइफस्टाइल अपनाना होगा। ब्रिटेन ने अब इसी की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया में चौथे नंबर पर चल रहे ब्रिटेन ने गुरुवार से अपने यहाँ वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया, यानी अब सभी को ऑफिस आकर ही काम करना होगा। यहाँ गुरुवार को कोरोना के 1,07,364 नए केस आए और 330 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बावजूद ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है कि इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ब्रिटेन में अब 27 जनवरी से आउटडोर में मास्क पहनना नहीं रहेगा कंपलसरी। बॉलीवुड के फेमस सिंगर शान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शान की मां सोनाली मुखर्जी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि निधन 19 जनवरी देर रात को हो गया। फेमस सिंगर कैलाश खेर ने एक ट्वीट के जरिए शान की मां के निधन की खबर साझा की है। इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई सदमे में है। फैंस भी अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कैलाश खेर ने अपने ट्वीट में लिखा, बड़े भाई शान की मां का देहावसान हो गया। परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की सद्गति की प्रार्थनाएं। तीनों लोक के अधिपति भगवान शिव से प्रार्थना है कि हमारे शान भैया के परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। अनंत प्रार्थना। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत और चीन के बीच एक बार फिर पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है। दरअसल चीन पेगोंग तोसो झील के किनारे पर एक पुल का निर्माण कर रहा है। ये पुल अब 400 मीटर से अधिक लंबा है और एक बार पूरा होने के बाद चीन को इस इलाके में महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त प्रदान करेगा। पूर्वी लद्दाख के पास पेगोंग तोसो झील वाला ये ऐसा इलाका है जिसे लेकर भारत चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है। पुल की चौड़ाई 8 मीटर है और ये पेगोंग के उत्तरी तट पर एक चीनी सेना के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर चीन के अस्पताल और सैनिकों की आवाज भी है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पुल के खंभों को कंक्रीट स्लैब से जोड़ने में मदद करने के लिए एक भारी क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर टरमैक को बिछाया जाना है। निर्माण की गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पुल कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। बजट से पहले सरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए विशेषज्ञों की राय ले रही है। सरकार चाहती है कि यदि कोई कंपनी या फैमिली ऑफिस के पास क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग हो तो उस पर टैक्स लगाया जाए। अभी ज़्यादातर कंपनियां क्रिप्टो होल्डिंग्स को मुख्य रूप से बिजनेस इनकम के तौर पर दर्शाती है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि यदि क्रिप्टो में कोई निवेश है तो उस पर किस तरह टैक्स लगेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई कानून नहीं होने के कारण इस बात की उलझन है कि इसे करेंसी माना जाए, एसेट माना जाए या कमोडिटी या सर्विस। सरकार ये समझने की कोशिश कर रही है कि इससे होने वाली इनकम को कैपिटल गेन के दायरे में रखा जा सकता है या नहीं। प्री बजट रिकमेंडेशन में क्रिप्टो एक्सचेंजों ने भी कहा कि सरकार को क्रिप्टो टैक्सेशन के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। फिलहाल के लिए खबर इंडिया में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज़।
हर पल आपके साथ।